हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, तो आप उसे जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी WeTogether26 पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब हम पढ़ने वाले हमारी प्लानिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं। हमारी दो प्लानिंग बॉडीज है, फर्स्ट है नीति आयोग और है हमारी NDC, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो हम इन दोनों के ही बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया को बदलने के लिए, से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेट अप ऑन 1 Jan 2015। ये कब हुआ था सेटअप? 1 Jan 2015। और इस दिन क्या हुआ था, हमारा प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ था, ठीक है। मतलब हमारा प्लानिंग कमीशन जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन हमारा नीति आयोग बना था, उसको ट्रांसफॉर्म करके उसे बदल के नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। PM इज द चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसकी सारी मीटिंग्स के जो हेड होते हैं कौन होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे PM होते हैं। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार अपॉइंटेड बाय PM। अभी इसके वाइस चेयरमैन कौन है, हमारे राजीव कुमार जी हैं, जिन्हें किसने अपॉइंट किया है, PM ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अपॉइंट किया है। CEO कौन है अभी इस टाइम पे इनके, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी इनके कौन है, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फर्स्ट वाइस चेयरमैन, सबसे पहले वाइस चेयरमैन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। वाइस चेयरमैन और फर्स्ट वाइस चेयरमैन, फर्स्ट वाले कौन थे, अरविंद पंगोरिया जी। कौन, अरविंद पंगोरिया। और अभी वाले कौन है जो प्रेजेंट में, वो है हमारे राजीव कुमार, ठीक है। CM ऑफ स्टेट्स एंड CM ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर ऑल्सो इट्स मेंबर। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, स्टेट्स के सारे CM और हमारे 2 UTs, कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी। सिर्फ 2 UTs, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों के जो CM होते हैं वो भी इसके मेंबर, नीति आयोग के मेंबर हमारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा नीति आयोग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया। ये सबसे एपेक्स मतलब टॉप की, ये टॉप की बॉडी है जो क्या करती है, जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे डिसीजन लेने होते हैं, डिस्कशन करने होते हैं, वो यही काम करती है हमारी क्या कहते हैं उसे, NDC सारे हमारे काम करती है। चेयर्ड बाय PM। इसके भी जो हेड होते हैं, इसके मीटिंग सारे कौन कंडक्ट करते हैं, हमारे PM कंडक्ट करते हैं। सेटअप ऑन 6 अगस्त, ये कब बनी थी हमारी, 6 अगस्त 1952 में बनी थी। ये अभी बनी है हाल ही में, ये 1952 से चली हुई आ रही है, ठीक है, NDC हमारी। टू सपोर्ट रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टू इंश्योर बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द नेशन। अभी क्या करती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कहाँ कहाँ रिसोर्स का यूज़ करना है, कहाँ डालने कहाँ नहीं डालने, कहाँ पे प्रमोट कर, मतलब मेजर रिसोर्स को यूज़ करना है, कहाँ पे ज़्यादा लगाना है, कहाँ कम लगाना है, उन सब पे जो नीति बनाती है वो यही बनाती है। एंड टू इंश्योर बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट। और ये भी तय करती है कि हर जगह, ये भी इंश्योर करती है कि हर जगह ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया क्या हो, इक्वल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट का ख्याल कौन रखती है, हमारी NDC रखती है। कंप्राइज PM, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, CM ऑफ ऑल स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UTs एंड मेंबर ऑफ द नीति आयोग। अब इसके मेंबर कौन कौन होते हैं हमारे, फर्स्ट हमारे PM होते हैं, जो इनकी सारी मीटिंग्स के हेड भी होते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो PM की हमारी कैबिनेट होती है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, उसके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है CM ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे ही स्टेट्स के जो CM होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल UTs, जितने भी UTs हैं हमारी, अभी हाल ही में हमारी 9 UTs हैं, तो जितने भी UTs हैं उनकी, 8 UTs हैं हमारी, तो जितने भी UTs हैं उनकी जो हेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और नीति आयोग के जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे इसके मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा NDC भी कंप्लीट होता है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की कंट्रोवर्सीज। अब हमें पता करना है कि की कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी उस टाइम पे। तो की कंट्रोवर्सीज में फर्स्ट थी हमारी, इसमें हमें 2 पढ़ने हैं।
तो पहला है हमारा एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, उन दोनों के बीच में की कंट्रोवर्सी थी कि मतलब किसको हम प्रायोरिटी पे रखें और किसको ना रखें। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, तो वही दोनों जो 5 ईयर प्लान थे उन्हीं के बेसिस पे इन दोनों के बीच में क्या थी, कंट्रोवर्सीज थी, बहुत ज़्यादा वाद विवाद था। कोई कहता था एग्रीकल्चर को रखो, कोई कहता था इंडस्ट्री को रखो। तो फर्स्ट इज पे देयर वाज अ डिबेट बिटवीन प्लानर्स टू गिव प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो जो जितने भी प्लानर्स थे जो प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन था, एक तरह से बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी कि हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करें ज़्यादा या इंडस्ट्री को प्रमोट करें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में हम दोनों को करके देख चुके थे। तो किससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, मेनली वो इस बात पे फोकस कर रहे थे। तो उन लोगों के बीच में क्या चल रही थी, डिबेट चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था कि किसको प्रमोट पहले करना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। Some thought that without a drastic increase in the industrial sector, there could be no escape from cycle of poverty. उनमें से कुछ लोगों का मानना क्या था कि अगर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या होगा, हम पॉवर्टी की साइकिल से, गरीबी की जो साइकिल है, गरीबी का पूरा जो चक्र है, उससे कभी नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप करेंगे तो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी और गरीबी बढ़ेगी। तो उनका मानना था कि अगर इंडस्ट्री ज़्यादा लग गई तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और गरीबी जल्दी खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जेसी कुमारप्पा गेव मोर इम्पोर्टेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमारे एक प्लानर थे जेसी कुमारप्पा, उन्होंने क्या बोला, उनका मानना ये था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे ही उसी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उसी पे ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करने चाहिए। क्यों, उनका मानना ये था अगर हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट वन इज चौधरी चरण सिंह हु फाउंडेड द भारतीय लोक दल फोर्स टू कीप एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब दूसरी अदर साइड पे हमारे कौन थे, चौधरी चरण सिंह। उन्होंने क्या बोला, ये हमारे फाउंडर थे, भारतीय लोक दल जो हमारी पार्टी है उनके फाउंडर थे ये। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को हमें सेंटर, प्लानिंग के सेंटर में रखना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर रिसोर्स खर्च करने चाहिए, उस पर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो ही एक तरह से जो हमारी इकोनॉमी को आगे पुश कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर आउटकम्स। अब ये जितनी भी प्लानिंग की गई और इतना सब कुछ किया गया, कंट्रोवर्सीज हुई, इन सब का एंड में रिजल्ट क्या निकला, तो इन सब का रिजल्ट ये निकला कि कुछ आउटकम्स आए, इसके कुछ रिजल्ट्स आए। क्या रिजल्ट्स थे, पहला था इसमें फाउंडेशन। अब जब प्लानिंग की गई तो कुछ ना कुछ, जब स्टार्टिंग होगी प्लानिंग की, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं से जब हम अपना मकान बनाते हैं तो पहले हम नींव रखते हैं ना। तो हमारी सरकार ने भी क्या किया, पहले नींव रखी प्लानिंग की, जो हम कर रहे थे, जो हमने पूरी प्लानिंग की थी डेवलपमेंट के लिए, उस डेवलपमेंट की पहले हमने नींव रखी। तो वो क्या थी, इसमें हम आज पढ़ेंगे। In the early phase of the development, foundation of the India's future economic growth laid down. जब अर्ली फेज से डेवलपमेंट का स्टार्टिंग थी डेवलपमेंट की, तो उस टाइम पे फाउंडेशन रखी गई इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो आगे होने वाली थी। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडियन हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुछ इंडियन हिस्ट्री के सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो थे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो बनने वाले थे इंडिया के हिस्ट्री में आज तक जो बने हैं, तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट इसी टाइम पे शुरू किए गए थे। ठीक है, किस टाइम पे, अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट। इट इंक्लूडेड मेगा डैम्स। इसमें कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, मेगा डैम्स के प्रोजेक्ट थे। डैम्स तो पता ही है सभी को, बांध जो पानी को रोकते हैं। ठीक है, उसमें था हमारा भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। तो इसमें मेगा डैम्स कौन कौन से थे हमारे, पहला था भाखड़ा नागल डैम और दूसरा था हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम पता ही है, जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा जो हमारा डैम है। तो इन दोनों डैम की जो नींव रखी गई थी वो इसी टाइम पे रखी गई थी, उनकी स्टार्टिंग इसी टाइम पे हुई थी। सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर सेटअप, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन एटसेट्रा। इस टाइम पे कई सारी हैवी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी सेटअप की गई थी। कौन कौन सी थी इसमें से, स्टील प्लांट लगाए गए थे इस टाइम पे कई सारे, ऑयल रिफाइनरी शुरू की गई थी,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कई सारी जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वो सब खोली गई थी। डिफेंस प्रोडक्शन, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हमारी गन्स होती हैं और कई सारे टैंक्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्रीज थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खोली गई थी, उनकी नींव रखी गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड। इसी टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन था और कम्युनिकेशन था, उसमें भी एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट दिखाई दी थी हमें इस टाइम पे। ठीक है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन दोनों में हमें कई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और कई ज़्यादा ग्रेजुअल चेंज दिखाया गया था इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हमारी सेकंड कंट्रोवर्सी थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कि हमें पब्लिक को अपनाना है या फिर प्राइवेट रहने देनी है सारी चीज़ें। ठीक है, इंडिया डिडंट फॉलो एनी ऑफ द एक्सट्रीम मॉडल ऑफ इकोनॉमी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अब इंडिया ने ना ही कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाया था, ना ही सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया था। कैपिटलिस्ट कौन से थे बताया था, जिसमें सिर्फ उनका मेन एम था प्रॉफिट मेकिंग का। ठीक है, सब चीज़ किन के हाथ में होगी, बिजनेसमैन के हाथ में होगी। प्राइवेट इंडस्ट्री, सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी और क्या होगा उनका मेन एम प्रॉफिट मेकिंग का, उन्हें वेलफेयर की कोई चिंता नहीं है। दूसरे हाथ पे हमारा सोशलिस्ट कौन थे, जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चाहते थे। वो चाहते थे कि हर सेक्शन का वेलफेयर हो हमारी सोसाइटी के अंदर। वो गरीबों के लिए भी काम करते थे और अमीरों के लिए भी काम करते थे। ठीक है, तो ये दोनों एक एक्सट्रीम मॉडल हो गए ना, कि एक पूरा सोसाइटी के बारे में सोच रहा है और एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोच रहा है। तो इसको अपनाए तब भी हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए खतरा था, और इसको अपनाए तब भी। तो उन्होंने इन्हें मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी। India adopted mixed model of economy. In this, element of both model were included. अब मिक्स मॉडल में क्या था, दोनों के ही एलिमेंट थे, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के भी। मच ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब इस मिक्स मॉडल में हुआ क्या, जो एग्रीकल्चर था, ट्रेड था और इंडस्ट्री, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो किसको दे दी गई, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे दी गई, मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज, ट्रेड का कुछ हिस्सा और एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा किसे दे दिया, प्राइवेट को दे दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया। द स्टेट कंट्रोल्ड की हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर। और दूसरी तरफ क्या था, जो स्टेट था, जो हमारी गवर्नमेंट थी, यहाँ जो स्टेट वर्ड है गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारी स्टेट थी, हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या क्या संभाला, हैवी इंडस्ट्रीज, जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि आयरन की होगी, स्टील की होगी, वो सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो इन्होंने संभाली, गवर्नमेंट के हाथ में थी वो। प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम था वो भी हमारी गवर्नमेंट ने संभाला। रेगुलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड को पूरा रेगुलेशन था, उसको चेक करना था, उस पर नजर रखनी थी, वो भी सारा हमारी गवर्नमेंट के हाथ में था। एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो कि हमारा प्राइवेट को दे रखा था, उसमें भी कई बार अपना हुक्म चलाती थी। कौन, हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, मतलब वो इंटरवीन कर सकती थी, इंटरफेयर कर सकती थी उनके मैटर्स में भी। तो एक तरह से यहाँ पे अगर हम कहें ना, तो स्टेट जो था वो ज़्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट को दिया तो सही उन्होंने, बट उतनी सारी प्रिविलेजेस नहीं दी, या फिर उतना सारा उन्हें ना खुलने का मौका या अपनी ग्रोथ करने का मौका नहीं दिया। मिक्स मॉडल वॉज क्रिटिसाइज बाय बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्टी। अब ये जो मिक्स मॉडल था इकोनॉमी का, इसे लेफ्ट पार्टीज ने भी और राइट पार्टीज ने भी, दोनों ने ही अपोज किया। अब लेफ्ट और राइट कौन सी पार्टीज होती है, तो लेफ्ट पार्टीज वो होती है जो हमारे सोसाइटी के पुअर सेक्शन होता है ना, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होता है, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। जैसे कि गरीबों के उत्थान के लिए जो पार्टीज काम करती हैं वो होती है हमारी लेफ्ट। और राइट हमारी कौन सी होती है, ये वो पार्टीज होती हैं जो मेनली क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर मोटिव को लेके चलती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके चलती है, वो हमारी राइट पार्टीज होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम द प्लानर्स रिफ्यूज टू गिव प्राइवेट सेक्टर इनफ स्पेस टू ग्रो। अब प्लानर मतलब इन पार्टीज के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि जो प्लानर्स हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जगह ही नहीं दी है। मतलब कुछ चीज़ें उन्हें दी है, प्राइवेट को मान लिया, कुछ चीज़ें दी हैं, बट उसमें भी आधे से ज़्यादा इंटरफेयर कौन कर रहा है, हमारा सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। पब्लिक सेक्टर क्रिएटेड इनफ हर्डल फॉर प्राइवेट कंपनीज थ्रू लाइसेंसिंग परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट।
और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा स्टेट है, उन्होंने क्या कर दिया, कई सारे हर्डल्स क्रिएट कर दिए, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। किसके लिए? हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। कैसे? लाइसेंसिंग। बोला गया कि अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, या फिर पहले परमिट लेके आना पड़ेगा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेट इंटरवीन ओनली इन एरियाज वेयर प्राइवेट नॉट रेडी टू गो। जो हमारा गवर्नमेंट थी वो सिर्फ उन्हीं एरियाज में जा रही थी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहता था। ठीक है। लास्ट वन इज स्टेट क्रिएटेड न्यू मिडिल क्लास हैविंग प्रिविलेजेस विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अब स्टेट जो था, हमारा गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दी, कुछ ऐसी नौकरियां क्रिएट कर दी, या फिर कुछ ऐसे एक मिडिल क्लास क्रिएट कर दी जो क्या था, उनके पास प्रिविलेजेस तो बहुत थी, मतलब उनको फैसिलिटीज बहुत मिलती थी, पर उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। यहाँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी, वो अपनी जिम्मेदारी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे, बट उनके पास प्रिविलेजेस बहुत थी, फैसिलिटी बहुत थी। तो ऐसी एक मिडिल क्लास किसने क्रिएट कर दी थी? हमारे स्टेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।